जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन इतिहास के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है। और ये जितना क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये जितना क्वेश्चन है सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा सबको आपको एकदम डिटेल में एकदम बेसिक कहानी की तरह समझाऊंगा ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए और इस तरह क्वेश्चन आपको कभी फिर छूटेगा भी नहीं और गलत भी नहीं होगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जिस काल में मनुष्यों द्वारा घटनाओं का कोई भी लिखित साक्ष्य या विवरण नहीं मिलता है उस काल को क्या कहा जाता है। पूछ देगा आपसे कि जिस काल में मनुष्यों द्वारा घटनाओं का कोई भी लिखित साक्ष्य या विवरण नहीं मिलता है उस काल को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि मनुष्यों द्वारा घटनाओं का कोई भी लिखित या विवरण नहीं मिलता है, कोई भी लिखित साक्ष्य या विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आपको आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है इतिहास, ठीक है। और एक होता है क्या, इतिहास, ठीक है। इन 3 भागों में क्या है कि इतिहास को बांटा गया है। पहला क्या हुआ कि कोई भी जब लिखित साक्ष्य या विवरण नहीं मिलता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया, ठीक है। अब हो गया प्रागैतिहासिक काल। अब कहा जाएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा गया, तो इसमें है लिखित साक्ष्य मिला, लिखित साक्ष्य जो क्या है कि मिला, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया, ठीक है। लिखित साक्ष्य तो मिल गया लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पाया कि किस भाषा में लिखा गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, इतिहास का मतलब क्या हुआ, लिखित साक्ष्य मिला, क्या है कि लिखित साक्ष्य एवं विवरण, ठीक है। लिखित साक्ष्य एवं विवरण जो भी है विवरण सभी मिला, साथ ही इसको पढ़ भी गया, यानी कि पढ़ा भी गया, किस भाषा में लिखा गया इसको पढ़ा गया, तब इसको क्या कहा गया, इतिहास। यानी कि देखिए क्या हुआ कि जब कोई भी लिखित साक्ष्य या विवरण नहीं मिला, उसे कहा गया प्रागैतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य मिला और उसे पढ़ा नहीं गया, उसे आद्य ऐतिहासिक काल। अब क्या हुआ, लिखित साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ भी लिया गया, तब उसी काल को क्या कहा गया, इतिहास कहा गया। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, आप एक बार समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो याद रखेगा पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, पूछ देगा कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ, तो याद रखिएगा नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण में। एक और पूछता है क्या, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो ये भी नवपाषाण काल में हुआ दोस्तों, ठीक है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, लेकिन पहिया और एवं कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बड़ा ही ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यदि आपसे पूछ देगा कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद,
ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है कि देखिए वेद कितने हैं, वेद वेद कितने हैं तो याद रखिएगा वेद 4 है। क्या? तो पहला ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद 4 होता है। यदि आपसे पूछ देगा कि गद्य एवं पद्य वाला वेद, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा होगा? वेद कौन सा होगा गद्य एवं पद्य वाला वेद? तो याद रखिएगा यजुर्वेद। पूछता है क्वेश्चन कि गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बाद का वेद, सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? पूछ देगा आपसे, तो याद रखेगा अथर्ववेद। सबसे बाद वाला वेद कौन सा होगा? तो अथर्ववेद। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या? पूछता है संगीत का जनक, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो याद रखेगा सामवेद। सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बड़ा ही ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? अब तो ये तो हो गया कि वेद के लिए, लेकिन पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, लेकिन यदि पूछ देगा कि मत्स्य पुराण का संबंध किस राजवंश से है? मत्स्य पुराण का संबंध किस राजवंश से है? राजवंश। किस राजवंश से संबंध है इसका? तो याद रखिएगा किस राजवंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन। ठीक है, आंध्र सातवाहन राजवंश से संबंधित है क्या? मत्स्य पुराण दोस्तों। ठीक है, 2 और वंश है, जैसे कि मत्स्य पुराण, और 2 है क्या कि एक है विष्णु पुराण और एक है वायु पुराण। इनका भी संबंध राजवंश है। तो विष्णु पुराण का संबंध किस राजवंश से है? तो मौर्य वंश। विष्णु पुराण का संबंध पूछ देगा किस राजवंश से है? तो मौर्य वंश से। ठीक है, और यदि पूछ देगा कि वायु पुराण का संबंध किस राजवंश से है? तो याद रखेगा गुप्त वंश। ठीक है, इनसे संबंधित है। तो कोई भी इससे क्वेश्चन पूछेगा आपको तो आसानी से एक बार में याद हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं टोटल क्वेश्चन को एकदम डिटेल में बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन जितना बन सकता है, ताकि आपको याद हमेशा क्लियर हो जाए। ठीक है, भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? यदि आपसे पूछ देगा भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, तो याद रखिएगा पहला विदेशी यात्री था मेगास्थनीज। ठीक है, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। आपसे पूछ देगा और क्वेश्चन, पता है क्या? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? तो याद रखेगा सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज जो है राजदूत था। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का। ठीक है, सिकंदर का सेनापति था, याद रखेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, पता है क्या कि मेगास्थनीज भारत तो आया था, लेकिन किसके दरबार में आया था? पूछ देगा किसके दरबार में। भारत आया था, लेकिन किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? पूछ देगा कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया या संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, कि जब मेगास्थित भारत आया था तो उसने भारत यात्रा के दौरान भारत यात्रा के दौरान या भारत में एक पुस्तक उसने लिखा था, उस पुस्तक का नाम है, पता है क्या? इंडिका। इंडिका पूछ देगा आपसे, इंडिका की रचना किसने किया है? तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति है? तो सिकंदर का सेनापति है। ठीक है, पूछ देगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। इंडिका जो कि बड़ा ही फेमस है पुस्तक, किसने इसकी रचना की है? तो मेगास्थनीज ने, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? पूछ देगा आपसे, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, तांबा। ठीक है, तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया पूछेगा? तो तांबा। अच्छा, इस तांबा से सबसे पहले क्या बनाया? तांबा धातु का तो प्रयोग किया, लेकिन सबसे पहले इससे क्या बनाया उसने? क्या बनाया इस तांबा धातु से? क्या बनाया मनुष्य ने? याद रखिएगा, कुल्हाड़ी। ठीक है, तांबा धातु का प्रयोग किया, लेकिन सबसे पहले क्या बनाया? कुल्हाड़ी बनाया। और इसकी खोज कहां हुई थी? कहां से पता चला कि कुल्हाड़ी कहां मिला? तो एक जगह है, एक अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम अतिरम पक्कम जो है एक जगह है, कहां पे है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह है अतिरम पक्कम, वहीं पे कुल्हाड़ी पाया गया। खोज के दौरान जब खुदाई हुई तब वहीं पे कुल्हाड़ी मिला, जो कहाँ बना था? तांबा से। मनुष्य ने सबसे पहले क्या बनाया? तांबा बनाया, जिससे कुल्हाड़ी बना, और इस कुल्हाड़ी खोज अतिरम पक्कम से हुई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछ दिया क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा, मुंडोकोपनिषद। मुंडोकोपनिषद। ठीक है, मुंडोकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, याद रखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? आपसे पूछ देगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? सबसे प्राचीन नगर, तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। लेकिन वर्तमान में जो है ना, यह वर्तमान में कहां पे है? वर्तमान में यह भारत में नहीं है। कहां पे है? तो पाकिस्तान में। क्योंकि भारत तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन बहुत ही पुरानी सभ्यता है। तो क्या था? भारत पाकिस्तान पूरा सब एक ही था। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान टोटल जितना है सब एक था। तो क्या था? मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम क्या था? सबसे प्राचीन नगर था, पूछेगा कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन दिया रहेगा, इसी को टिक करना है। मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर था। और क्वेश्चन कुछ बनता है इससे, पता है क्या? पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता सबसे की सबसे बड़ा नगर, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। एक और क्वेश्चन बनता है, पता क्या है? क्या मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। सिंधु हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो मोहनजोदड़ो।
प्राचीन नगर भारत का सबसे कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो कहां पे है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में, याद रखिएगा। कुछ और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता की सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत यदि आपसे पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो याद रखिएगा अन्नागार। कंफ्यूज आप मत होइएगा, इसलिए मैं लिखा हूं अन्नागार, क्योंकि सबसे बड़ी इमारत थी। बड़ा ही कंफ्यूज लोग करता है कि सबसे बड़ी इमारत और सबसे बड़ी नगर। तो सबसे बड़ी नगर में मोहनजोदड़ो था, लेकिन सबसे बड़ी जो इमारत थी वह था अन्नागार, याद रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है, पता है क्या? सिंधु सभ्यता की तो इमारत हो गया अन्नागार, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा, नगरीय सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या? इसका आकार क्या था? इसका आकार, यानी कि सिंधु सभ्यता का आकार क्या था, किस तरह का दिखता था? तो त्रिभुजाकार था सिंधु सभ्यता, याद रखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, विनाश का कारण। सिंधु सभ्यता का आखिर में विनाश कैसे हुआ? तो याद रखिएगा, बाढ़ के कारण जो है सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? यदि आपसे पूछ देगा ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है या सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा, सबसे अधिक कहे या सर्वाधिक कहे तो सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया दोस्तों। यदि आपसे पूछ देगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो याद रखेगा, सरस्वती नदी को जो दोस्तों सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। लेकिन सरस्वती नदी फिलहाल विलुप्त है। क्या है? तो विलुप्त, यानी कि वर्तमान में सरस्वती नदी कहीं पे भी दोस्तों नहीं मिलती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक पूछ सकता है, पता है क्या? सबसे अधिक में कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का उल्लेख मिलता है? किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो याद रखेगा, इंद्र भगवान का जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है, याद रखेगा। यदि पूछ देगा कि सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया, तो सिंधु नदी। सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है ऋग्वेद में? तो सरस्वती नदी को। और ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो इंद्र देवता को उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को कहा जाता है। महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। इसका पुराना नाम पूछ देगा कि इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता जो है महाभारत का पुराना नाम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाकाव्य, एक महाभारत है तो महाकाव्य कितना है? तो 2 महाकाव्य। यदि पूछ देगा कि महाकाव्य कितना होता है दोस्तों, तो याद रखिए 2 महाकाव्य होता है। पहला रामायण और दूसरा क्या है? पहला रामायण हो गया और दूसरा होता है महाभारत। ठीक है, 2 महाकाव्य होता है। और रामायण का रचना पूछ देगा कि रामायण का रचना किसने किया? रचना यानी कि रामायण को किसने लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचनाकार थे। और महाभारत के रचनाकार पूछ देगा तो महर्षि वेद व्यास।
ठीक है, महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचनाकार और रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, याद रखेगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता होता है। ठीक है, और महाकाव्य कितना है, दो ठो है, रामायण और महाभारत, और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत दोस्तों, याद रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो दोस्तों आपने अच्छे से और ध्यान से देखा है तो आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है, चीनी यात्री मेगास्थेज किस भारतीय शासक के दरबार में भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है, भारतीय महाकाव्य जय संहिता अब किस नाम से जाना जाता है। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।